Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 फरवरी 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है वेतरन रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सेलन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चेंड मिनिवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। तो ये जो नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर 1, क्या ये सभी बर्ड्स हैं, या फिर बी प्राइमेट्स हैं, सी रेप्टाइल्स हैं, या फिर डी एम्फीबियंस हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर और देखेंगे आज के पूरे सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो मैंने सेपरेट कर दिए हैं, और बाकी दूसरे सोर्सेज से कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो भी सेपरेट कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, क्योंकि लास्ट में आपका टेस्ट होगा, प्रीलिम्स रैपिड फायर का टेस्ट, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने मेमोरी पावर को कि आप कितने कंसंट्रेशन से लेक्चर को सुन रहे हो। क्योंकि लास्ट में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपका स्कोर आएगा उसके माध्यम से आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर सकते हो। वैसे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में सबसे पहले टॉपिक को हम कवर करेंगे अर्जेंटीना के बारे में। तो आपने थंबनेल भी देखा होगा दोस्तों, एक ऐसा देश जिसको आज के समय पर भिखारियों का देश बोला जा रहा है। आप सर्च भी करोगे तो आपको अर्जेंटीना का नाम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गरीबी का लेवल है दोस्तों वो 57% हिट हो चुका है। कहने का मतलब है कि देश के अंदर में जितनी भी आबादी है उसमें आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ पर गरीबी की चपेट में आ चुकी है। फिर उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर में ही एक और टॉपिक है, पॉन्जी स्कैम केसेस के बारे में डिस्कशन किया गया है। सीबीआई अभी कोलकाता में इस पर्टिकुलर मैटर को देख रहा है, क्या होती हैं पॉन्जी स्कीम ये भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अभी आपको पता होगा रिसेंटली आधार कार्ड को लेकर एक मैटर इकट्ठा हो चुका है। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी यहाँ पर आधार कार्ड के ऊपर काफ़ी सारी उंगलियां उठाई हैं कि केंद्र सरकार आधार कार्ड को, कई सारे लोगों का जो आधार कार्ड है वेस्ट बंगाल में वो डीएक्टिवेट कर रही है। तो उसके रेस्पॉन्स में यूआईडीएआई, ये बॉडी जो कि आधार कार्ड देने का काम करती है, इनका कहना है कि भैया हमने कोई भी आधार नंबर कैंसिल नहीं किया। क्या है ओवरऑल मैटर और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है और क्वेश्चन कैसे बन चुका है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारा एक एडिटोरियल होने वाला है, हैविंग पंचायत्स एज अ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आएगा, पंचायत का रोल समझ में आएगा, क्या होती है पंचायत, और राइटर यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि पंचायत के अंदर में एक सुधार होना चाहिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, जो कि आज के समय पर ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एक और एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको पता होगा, कल आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लेकर एक पूरा मुद्दा सामने ला दिया है। तो डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, प्लस यहाँ पे इसका जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या अपना ऑर्डर दे चुका है, वो भी यहाँ पे कवर किया गया है। फिर एक और एडिटोरियल है जहाँ पर नेशनल सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल करने के प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन किया गया है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हैं। लेकिन आपको पता है वीडियो के अंदर में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ और सोर्सेज भी ऐड करे गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं वेतरना रिवर के बारे में। ये नदी अभी चर्चाओं में है, रबर बोर्ड चर्चा में है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स चर्चा में है, भारत नेट प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ बना हुआ है, मिशन एस्पाइड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी न्यूज़ बना हुआ है, इंडस एक्स क्या है, मोरोधारो, उसके अलावा यहाँ पर एनोक्सिक मैरिन बेसन्स। ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो दोस्तों आज के सेशन में कवर होंगे। बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को सुनते हुए चलना है, क्योंकि इस वीडियो में
सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, यानी कि इकलौता वीडियो करंट अफेयर के लिए ये ऑल इन वन वीडियो है। ठीक है, ऑल इन वन वीडियो का मतलब है यहीं पर आपको वेरी शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, एडिटोरियल्स, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स रैपिड फायर टेस्ट, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थंबनेल वाले टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पे भिखारियों का देश अगर आप सर्च करोगे कंट्री ऑफ बैगर्स करके, तो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ में हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे जहाँ पे लगातार अर्जेंटीना की चर्चा हो रही है दोस्तों। और आज के न्यूज़पेपर में वर्ल्ड सेक्शन के ऊपर भी दोस्तों ये पूरे मैटर को मेंशन किया हुआ है कि अर्जेंटीना के अंदर में जो गरीबी है वो 57% से भी ज़्यादा हो चुकी है। और जनवरी में दोस्तों ये इतनी ज़्यादा हुई है कि भाई पिछले 20 सालों में भी ऐसा सिनेरियो नहीं देखने को मिला। और ये इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारी जो स्टडीज़ है वो यहाँ पर आई हैं। सबसे पहले लोकेशन जान लेते हैं, अर्जेंटीना है कहाँ पर। तो यह है इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में हमने चलना है साउथ अमेरिका में, तो ये आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहीं पर आपको दोस्तों नीचे अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अर्जेंटीना को जानते होंगे मेसी की वजह से भी। मेसी एक बहुत ही फेमस पॉपुलर फुटबॉलर, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना से हैं, तो इनकी वजह से भी अर्जेंटीना को आप लोग जानते होंगे दोस्तों। आगे आते हैं, तो ये अर्जेंटीना की बात हो गई। अर्जेंटीना के आसपास की कंट्रीज़ को देखोगे तो इधर यहाँ पर वेस्ट साइड में चिली है, ऊपर नॉर्थ में बोलीविया है, पेरुग्वे है, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे उरुग्वे है ना, ब्राज़ील है, और इधर उसके बाद यहाँ पे हमारा साउथ अटलांटिक ओशन है। ये सब अर्जेंटीना के आसपास के बॉर्डर्स आपको नज़र आते हैं। अगर जूम करके देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जेंटीना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हुआ क्या, अब दोस्तों जनवरी का महीना जो हमारा निकला है, उस पूरे मंथ में ये न्यूज़ आर्टिकल है, ये उस न्यूज़ में से ही कट करके डेटा यहाँ पर आपके सामने रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो पॉवर्टी लेवल है वो लगभग अर्जेंटीना के अंदर में 57.4% पहुँचा। कहने का मतलब है जो अर्जेंटीना में लगभग आबादी है, उस आबादी में 46 मिलियन पीपल जो हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 20 सालों में अभी तक सबसे ज़्यादा भयंकर लेवल पर यह पॉवर्टी रेट चल रहा है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे लगभग 27 मिलियन पीपल अर्जेंटीना में ऐसे हैं जो गरीब तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो बेसहारा हो चुके हैं। वो अपने खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो चुकी है दोस्तों। अभी बीच में अर्जेंटीना के अंदर महंगाई 104% पहुंच गई थी, और अभी अगर आप देखोगे तो जनवरी के महीने में 200% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सको ये 200% कितना ज़्यादा बड़ा है। जब हम बात करते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन की, तो इंडिया में क्या टारगेट रखा जाता है कि भाई कम से कम जो महंगाई है वो 2% हो या ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो, इसी के बीच में मेंटेन करके हम रखते हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे अर्जेंटीना में 200%, कहाँ 2 या 6% और कहाँ 200%। तो ये आज के समय पर वहाँ का इन्फ्लेशन रेट है। इतने बुरे हाल यहाँ पे हो चुके हैं। लोगों की जो सेविंग्स थी वो सेविंग्स खत्म हो चुकी है, उन सेविंग्स की वैल्यू नहीं बची हुई। और कोविड की वजह से तो सिचुएशन और ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों एक रिपोर्ट ये भी बताती है पूरे अर्जेंटीना के अंदर में जितने भी लोग हैं, हर 10 में से 6 लोग आज के समय पर गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। और जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं ना, जिसमें मेंशन किया जाता है कि भैया कंट्री कौन कौन से देश हैं जिनके फेलियर होने के चांसेस हैं, उनमें से लास्ट कंट्रीज़ में से अगर आप देखोगे तो अर्जेंटीना लास्ट 4 में आ रहा है। अर्जेंटीना है, सीरिया है, वेनेजुएला है, उसके अलावा यहाँ पर लेबनान है। ये सारी कंट्रीज़ दोस्तों लास्ट में आ रही हैं, समझ गए, जहाँ पर फेलियर होना एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी हमको नज़र आता है। बाकी सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि अगर आप अर्जेंटीना का बेसिकली यहाँ पर डॉलर से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आप ये देखो, $1 जैसे अगर हम लोग इंडियन रुपीस को देखें तो आज के समय पर कितना चल रहा है, $1 इज इक्वल टू लगभग 82.89 समथिंग है ना, यही है 82 या 83 के आसपास चल रहा है ना। तो $1 इज इक्वल्स टू 82 या 83 रुपीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अर्जेंटीना की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में दोस्तों पेसो चलता है। क्या चलता है? पेसो, वहाँ की करेंसी है। और पता है करेंसी क्या चल रही है? $1 इज इक्वल्स टू 837.24 अर्जेंटीनाइन पैसो। ये बेसिकली यहाँ पर अर्जेंटीना की करेंसी का लेवल आज के समय पर देखने को मिलेगा डॉलर्स के कंपैरिजन में। और जब इंडियन रुपीस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे ₹1 के बराबर अगर आप देखोगे तो आज के समय पर 10 अर्जेंटीनन पैसो हैं। तो ये स्तर आज के समय पर आ चुका है। सवाल यहाँ पर उठता है आखिरकार ये सब कैसे हुआ? बहुत सारे रीजंस दोस्तों इसके पीछे देखने को मिलते हैं। अर्जेंटीना का कहना यह है कि देखो एग्रीकल्चर में काफ़ी बड़ा रोल होता है इनका, हार्वेस्टिंग में, बट पिछले कुछ सालों में
या पिछले 60 सालों के अंदर अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से ठप हो चुका है। रीज़न, वहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से, ड्राफ्ट पड़ने की वजह से, तो वहाँ से जो पूरा मैटर था वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा जो सरकारें अर्जेंटीना में बनती चली गईं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश का पूरा जो भंडार था, देश का खजाना था, वो लोगों के पास में या लोगों के सामने खोल कर रख दिया। लोगों के सामने खोल कर रख दिया मतलब यह है कि आज अगर आप देखोगे तो अमेरिका भी, आपको आर्टिकल अगर सर्च करोगे ना तो मिलेंगे बहुत आराम से, आप सर्च कर लेना। वॉल स्ट्रीट जर्नल पब्लिश किया हुआ है कि अमेरिका यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता है कि अर्जेंटीना में जो हो रहा है वो हम देशों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए। अर्जेंटीना ने जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया, वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अर्जेंटीना को लेकर डूब गया। कहने का मतलब है, अगर आप आज से लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले देखोगे, 1990s के आसपास, 2010 के आसपास, तो अर्जेंटीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्री, बढ़िया लेवल पर इकॉनमी चल रही थी। बट पिछले कुछ समय पर क्या हुआ, जो पॉलिटिशियंस आए उन्होंने लगातार अपनी सरकार बार बार बनाने के लिए देश का भंडार जनता के सामने खोल दिया, फ्री में स्कीम्स प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी। वही बोलते हैं ना, फ्री का जो यहाँ पर सामान दिया जा रहा है, लोग यहाँ पे वोट देते हुए चले गए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वाटर फ्री, सब्सिडीज़, ऐसे बहुत सारी छूट दी गई। वो सब यहाँ पर देश का पैसा था। क्या हुआ, ट्रेजर्स खत्म हो गए और आज हालात यहाँ पर आ चुके हैं। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा मैंने सिचुएशन आपको अर्जेंटीना को लेकर बताया। आज के हमारे न्यूज़पेपर में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल मेंशन किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर की है। लोकेशन प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखना। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में दोस्तों पॉन्जी स्कैम केसेस के बारे में डिस्कशन हुआ है। हुआ क्या है, जो हमारा सीबीआई है वो आज के समय पे कोलकाता के अंदर 2 जगह पर अपनी जो एक सर्च है वो कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनका एक बहुत बड़ा कनेक्शन पॉन्जी स्कैम केसेस के साथ में मिला हुआ है। तो सीबीआई ने यहाँ पर कुछ चार्जशीट वगैरह भी फाइल की थी मिस्टर भट्टाचार्य के खिलाफ दिसंबर 2022 में। बट वही केस से संबंधित आज के समय पर जो डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं वो चल रहे हैं। खैर, ये मैटर हमारे एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, आपको ही पता है। ये सारी चीज़ें यार कहीं नहीं पूछी जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो क्या पूछा जाएगा इसके बदले में, आपको ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये पॉन्जी स्कीम आखिरकार है क्या, कैसे काम करती है, और ये फ्रॉड इन्वेस्टिंग स्कैम है तो क्या इसको रोकने के लिए भारत सरकार के पास में कोई लॉज नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये पोर्शन दोस्तों, ये बैकग्राउंड डेटा स्टैटिक पोर्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि वो न्यूज़। समझ गए? जब बात करते हैं पॉन्जी स्कीम की तो एक प्रकार का ये फ्रॉड इन्वेस्टिंग स्कैम है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक पूरी चेन बना देते हैं मार्केटिंग की तरह। ये फोटो बेस्ट है समझने के लिए। अब मान लो यहाँ पर ये व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से पॉन्जी स्कीम को शुरू करना चाहता है, ढेर सारा पैसा कमाकर भागना चाहता है। इसने क्या किया, 2 लोगों को अपने लालच में फंसा दिया। 2 लोगों से बोला कि भाई आप ना मेरे पास में पैसा इन्वेस्ट करो और उसके बदले में आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेगा। जैसा आज के समय पर होता नहीं है, मिलता है रिटर्न, लेकिन दोस्तों उसमें रिस्क भी होता है। लेकिन ये व्यक्ति ये दिखाता है कि भैया आपका पैसा सिक्योर है, आप तो सीधा मेरे पास इन्वेस्ट करो, मुझे पैसा दो, आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा, सीधा डबल करके दूंगा मैं। तो क्या हुआ, इसने यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों ने देखा कि हाँ यार सही कह रहा है इंसान, चलो विश्वास हो रहा है इन दोनों को, तो इन दोनों ने यहाँ पर अपना पैसा इसके पास में जमा कर दिया। ठीक है, और अब पैसा जमा कर दिया और इन दोनों से बोला कि भाई आप आगे भी यहाँ पर इस स्कीम के बारे में बता देना। इन लोगों ने कुछ और को बताया, कुछ लोगों ने खुद भी देखा, तो कुछ लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए। अब इस एक व्यक्ति से 2 लोग और अट्रैक्ट हो गए, इस वाले दूसरे से भी 2 लोग अट्रैक्ट हो गए। वो भी कहने लगे यार सही है क्या, आपका रिटर्न आ जाएगा तो बताना। तो पहले वाले व्यक्ति ने क्या किया, इनका चलो रिटर्न जैसे तैसे मैनेज करके दे दिया। अब जब रिटर्न इनके पास में आ गया तो नीचे के ये आप देख रहे हो, इनको विश्वास हो गया यार इनके पास में रिटर्न आ गया, हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्होंने भी पैसा उठाकर यहाँ पर इस व्यक्ति को ले जाकर दे दिया कि भाई ये हमारा इन्वेस्टमेंट, हमें भी रिटर्न चाहिए। ठीक है, अब जब रिटर्न चाहिए, रिटर्न देने का वक्त आएगा तो क्या होगा कि भाई ये लोग, अब ये जो बाकी लोग हैं वो दूसरे लोग उसे भी देखेंगे कि यार हाँ इसका ही पैसा आ रहा है वापस, तो ये भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने उसके पास जाएंगे। तो इस तरीके से चेन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और पता है ये जो व्यक्ति है ये पैसा रिटर्न कैसे दे रहा है, रिटर्न दे रहा है जो इसके पास में वापस से पैसा आ रहा है। सपोज यहाँ पर इसने इसका रिटर्न लौटाया कैसे, जब एक नया व्यक्ति पैसा ले जाकर उसको देगा तब वो रिटर्न दे देगा पुराना। यानी कि इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट ही ये चल रहा है मामला। यानी कि जब नए इन्वेस्टर आना रुक जाएंगे तो सपोज जैसे मान लो कोई अब नया कोई भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहा इसके पास में, तो ये तो डूब जाएगा ना। ये तो कहेगा यार मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है तो मैं कहाँ से तीसरे व्यक्ति को दूंगा, और इसने पैसा ऑलरेडी बहुत सारा इकट्ठा करके रख रखा है लोगों का।
तो सीधा यहाँ पर क्या करेगा, उस पैसे को लेकर ये भाग जाएगा और जितने भी लोग हैं नीचे, बड़ी चेन जो क्रिएट हो चुकी थी, सबके पैसे डूब गए, वो पैसा लेकर भाग गया। ये दोस्तों कहलाता है पॉन्जी स्कीम। ऐसे यहाँ पर काम करती है, टॉप लेवल से पूरा का पूरा एक पिरामिड यहाँ पर बनता हुआ चलता है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है पॉन्जी स्कीम के बारे में, और कोई पूछेगा तो आप उसको समझा भी सकते हो बढ़िया से। तो ये जो टर्म है पॉन्जी स्कीम, ये वर्ड आया कहाँ से? 1990 में ये टर्म लाया गया था। एक इटालियन कॉनमैन यानी कि एक ठग व्यक्ति जिनका नाम था चार्ल्स पोंजी, इनके नाम पर ही दोस्तों इस स्कीम का नाम पॉन्जी स्कीम रखा गया। इस व्यक्ति ने अमेरिका में जाकर 1882 में बहुत सारा पैसा कमाया इसी फ्रॉड वाली स्कीम्स के माध्यम से, और ये स्कीम इसके लिए काम करती चली गई। ठीक है, बस खाली लोगों को ये कह सकते हो कि विश्वास दिलाता हुआ चला गया कि भाई आप मेरे पास पैसे रखो, आपके पास में कोई रिस्क नहीं लेना है, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा, पैसा आपके पास में आता रहेगा, और आप किसी और को ही बताओ। बस इसके पास में जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आते रहते थे उससे पैसा चुकाता रहता था, और जब फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने बंद हुए तब जो पैसा इकट्ठा था वो लेकर भाग गया। यही यहाँ पर पॉन्जी स्कीम का पूरा खेल है। तो इसमें तो बहुत बहुत पैसा डूब जाता होगा यार। जब एक सपोज बहुत बड़ी चेन क्रिएट हो गई है, बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के साथ में जुड़ चुके हैं, उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है लोगों का, तो ऐसे केसेस को रोकना भी चाहिए। तो क्या इसके खिलाफ में कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास में, सेफगार्ड्स नहीं है? तो समझते हैं चलो। तो दोस्तों पहली चीज़, अगर हम पॉन्जी स्कीम की बात करेंगे तो वो इंडिया में ऑलरेडी बैंड है। हमारे पास में एक कानून है, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। इस एक्ट के तहत इस स्कीम को ऑलरेडी बैन किया हुआ है, और ये सेंट्रल एक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो पॉन्जी स्कीम्स हैं इनको डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू, जो हमारा पीएमएलए एक्ट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके माध्यम से। तो यहाँ पर भी एक और लॉ भी है हमारे पास में। फिर है उसके बाद जो ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 दोस्तों, इस वाले एक्ट के तहत भी इस प्रकार की स्कीम्स के ऊपर में बैन लगा रखा है। और कोई व्यक्ति बार बार पॉन्जी स्कीम के केस में पकड़ा जाता है तो उसको एक बहुत ही सख्त सज़ा या पनिशमेंट दी जाती है। लगभग 1 साल से 10 साल का पनिशमेंट होगा, और जो फाइन होगा वो 2 लाख रुपए से 50 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। समझ गए? तो इसको लेकर लॉज वगैरह अगर कोई पूछा जाएगा तो आप उसको आराम से बता सकते हो। नाउ आज के न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल मेंशन्ड है, जहां पर मेंशन किया गया है, मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूं। देखो, ये जो UIDAI नाम की बॉडी है, इसका मेन काम क्या होता है? आज आपके पास में आधार कार्ड होगा, वो आधार कार्ड जो आपके पास में आया है ना, उसको इशू करने वाली बॉडी UIDAI ही है। इसने बोला नो आधार नंबर हैज़ बीन कैंसल्ड। कहोगे अचानक से बॉडी उठकर आई, इसने स्टेटमेंट दे दिया कि भैया कोई भी आधार नंबर कैंसिल नहीं हुआ है। ये मैटर चल क्या रहा है आखिरकार? चलो मैं आपको पूरा बेसिक से समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये कटिंग्स जो है ना, ये हमारी न्यूज़ आर्टिकल की कटिंग्स है। मैंने बस खाली आगे ऐड कर दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको और बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले, आपको न्यूज़ भी मिले, करंट स्टैटिक पोर्शन, हर एक चीज़ आपको अच्छे से PDF में मिल जाए। तो हुआ ये कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इन्होंने बीजेपी के ऊपर में एक आरोप लगाते हुए ये बोला कि केंद्र सरकार इलेक्शन से पहले, क्योंकि आपको पता है अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल के अंदर कई सारे लोगों के जो आधार कार्ड है उसको डीएक्टिवेट कर रही है, और उसकी वजह से वो जो व्यक्ति है जिसका भी आधार कार्ड डीएक्टिवेट होगा उसको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के फायदे नहीं मिल पाएंगे, उसके जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पाएंगे। ये इल्ज़ाम इन्होंने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगाया, और पीएम मोदी को एक बहुत बड़ा सा लेटर लिखा, ट्विटर पर वो लेटर इन्होंने पोस्ट भी किया हुआ है। तो ये था इनका इल्ज़ाम। अब इसके रेस्पॉन्स में यहाँ पर UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कल स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई जो आधार है, आधार में हमने कोई किसी का आधार नंबर कैंसिल नहीं किया है, ना ही किसी का आधार नंबर डीएक्टिवेट किया है। हाँ, ये हो सकता है अपडेट का मैसेज आया हो, बीच बीच में लोगों के आधार को अपडेट करने का मैसेज आता है, तो अपडेट का मैसेज गया होगा, लेकिन हमने किसी का आधार कैंसिल नहीं किया है। ये UIDAI ने अपना स्टेटमेंट यहाँ पर अपनी साइट से दे दिया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो ममता बनर्जी हैं उनका कहना यह है कि सरकार इलेक्शन से पहले जो डीएक्टिवेट कर रही है आधार कार्ड, लोगों के पास में उससे बेनिफिट नहीं पहुँचेंगे, तो इसके बदले में जो ये ममता बनर्जी हैं ये अपने राज्य के लिए खुद अलग से एक ऑल्टरनेटिव कार्ड बनाएंगी, उसी ऑल्टरनेटिव कार्ड का यहाँ पर ये लोग यूज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। खैर आगे होगा क्या वो सब देखा जाएगा। फिलहाल जो ये मैटर क्या था वो आपको समझ में आया। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना होगा? क्या ये न्यूज़ में कुछ एग्जाम के लिए मिल रहा है आपको? खुद भी दिख रहा होगा नहीं, एग्जाम में यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हेल्प कर सके।
तो एग्जाम में जो हेल्प करेगी वो है आपका पहली चीज़ आधार क्या है ये पता होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर ये UIDAI बॉडी क्या है ये पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए ये दो ही चीज़ें बहुत रहेंगी। तो आधार कार्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो 12 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपके पास में है, ठीक है। इस तरीके से 12 डिजिट आपके कार्ड में रहते हैं, सबके पास में आधार कार्ड होगा। इसको कौन जारी करता है? UIDAI रट गया होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के बिहाफ में इस तरीके से एक आईडी आपको दी जाती है। ये आईडी आपका आइडेंटिटी, आपके एड्रेस की यहाँ पर आईडी देखने को मिलती है। और आजकल आपको पता है आधार नंबर हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे वो कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, सभी जगह पर आधार नंबर अनिवार्य हो चुका है। तो आधार नंबर हर एक व्यक्ति का यूनिक होता है, उसके लाइफ टाइम तक वही आधार नंबर वैलिड रहता है। और आज आधार नंबर बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन हर जगह पर इम्प्लीमेंट किया गया है। आप इवन सरकार की जो बेनिफिट्स है वो जो रिसीव करते हो वो भी आधार कार्ड के बेसिस पर करते हो। तो क्या मतलब आधार कार्ड एक कह सकते हो कि नागरिकता के तौर पर देख सकते हैं? नहीं दोस्तों, आधार कार्ड एक सिटीजनशिप नहीं है। आपके पास में आधार कार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में देश की नागरिकता है, वो सिटीजनशिप अलग होती है, ठीक है। वो एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। बस खाली ये आपके पास में एक आईडी मिल जाती है, आइडेंटिटी, स्पेशली यहाँ पर एड्रेस प्रूफ आईडी, आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर आईडी आपको दे दी जाती है, ठीक है। अब सवाल यह है कि भाई UIDAI ये वाली बॉडी क्या है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार की स्टैचुटरी बॉडी है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसको कानून के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से बनाया गया। उस एक्ट का नाम है आधार एक्ट 2016। तो भारत सरकार ने इस बॉडी को बनाया, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इस आधार कार्ड का मतलब इस बॉडी का मेन विजन क्या है? मेन विजन है जो भी भारत के नागरिक हैं उनको और ज़्यादा सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, है ना। उनके पास में एक प्रॉपर आइडेंटिटी होगी यूनिक आईडी के हिसाब से, उसके बेसिस पर, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिटी यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं, जिसको यहाँ पर ये आधार नंबर के तौर पर हम बोलते हैं। तो आधार एक्ट 2016 के अंदर में UIDAI मेन रिस्पॉन्सिबल है आधार कार्ड को इशू करने के लिए। तो इसका मैनेजमेंट, पूरे सिस्टम को चलाना, ये सारा काम UIDAI के पास में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं पे क्वेश्चन बना तो यहाँ से बन सकता है, भाई इस बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है, कितने लोग होते हैं? तो इसके अंदर में दोस्तों एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ये इसके मेंबर्स देखने को मिलेंगे, समझ गए। तो इसके कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है। एक तो होगा चेयरपर्सन, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी के मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। क्लियर? अब देखो UPSC ने यहीं से एक सवाल पूछ लिया 2018 में। क्वेश्चन ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि आधार कार्ड को हम अपने नागरिकता के तौर पर यूज कर सकते हैं और डोमिसाइल के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं दोस्तों, सिटीजनशिप अलग होती है और ये हमारा आधार कार्ड अलग है। सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, तो नागरिकता के तौर पर का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है आधार कार्ड। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अगर एक बार आधार कार्ड इशू कर दिया जाए तो क्या आधार नंबर को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते या उसमें बदलाव नहीं कर सकते? ये तो सबको पता है भाई, बदलाव आराम से हो जाता है और डीएक्टिवेट भी हो जाता है इस इशूइंग अथॉरिटी यानी UIDAI के माध्यम से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नव आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये आर्टिकल डिस्कस किए, हर एक आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कुछ ना कुछ एडिशनल डेटा, बैकग्राउंड डेटा मिल रहा है, जिसका आप प्रॉपर नोट्स वगैरह बोलते हो। अब ये सारा डेटा दोस्तों आपको एक सिंपल से PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है इस ग्रुप में, यानी इस पूरे क्लास के नोट्स दिए जाते हैं। कहोगे क्या ज़रूरत है, यही हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो क्या दिक्कत हो गई? प्रॉब्लम हो गई दोस्तों कि यहाँ पर ये जो पूरी PDF आप देख पा रहे हो, इस PDF में रोज 100 से ज़्यादा स्लाइड्स आ रही हैं। आज जैसे 131 स्लाइड्स, 131 पेज हैं, और जो ग्रुप में आपको PDF दिया जाता है उन्हीं 131 पेजों को क्या कर दिया जाएगा, 10 या 15 पेज में कवर करके ये सारा कंटेंट कंपाइल करके दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल वाले वीडियो में 148 पेज थे शायद, है ना, चेक कर लेना एक बार। और उस वाले PDF को लगभग 15 से 17 पेज के अंदर में बनाकर इस पेड ग्रुप में दिया गया, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। और प्रिंट आउट निकलवाने की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर है। PDF डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में दोस्तों। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो।
और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपको लगेगा यार मेरा अमाउंट रिकवर हो गया है, लेकिन बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपको फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा मेन टारगेट है 10,000 लाइक्स का। अभी तक हम लोग 5,000 लाइक्स के टारगेट को लेकर चलते थे, कल आपने बहुत अच्छे से अचीव करवा दिया पूरा टारगेट, और हमारा टारगेट है 10,000 लाइक्स का। प्लीज़ आप इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी पूरी मेहनत लग रही है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को एक अर्ली मॉर्निंग में लेकर आने की, इस सुबह सुबह यहाँ पे आपका करंट अफेयर का पूरा मामला ख़त्म करने की। तो आप भी मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, और इन लाइक से दोस्तों ऑब्वियस सी बात है वीडियो को सपोर्ट मिलता है, चैनल को सपोर्ट मिलता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों एक क्वासर के बारे में। तो मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार लोग बोलते हैं मुझे सर टैग लगा दिया करो, ये टैग लगा दूंगा यार, मैं कभी भूल जाता हूँ यार, है ना। मतलब इस इतने सारे कंटेंट को तैयार करने में खुद इतना समय लग जाता है, फिर उसका याद नहीं रह पाती है। बट कोशिश है जल्दी जल्दी मैं लगा दूंगा, ठीक है। बाकी न्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। खबर यहाँ पर आपको ये ऊपर दिख रही होगी, फिर बाद में स्टैटिक डेटा आपको पढ़ाऊंगा। हुआ यह है, एक इंटरनेशनल टीम हमारे एस्ट्रोनॉमर्स की, उन्होंने ये बोला कि हाल ही में उन्होंने एक क्वासर डिस्कवर किया। अब ये क्वासर वगैरह क्या होता है वो तो दूर की बात है, अभी समझाऊंगा। तो एक क्वासर इन्होंने यहाँ पर खोजा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है JO5294351। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा चमकता धमकता फास्टेस्ट ग्रोइंग क्वासर यहाँ पर डिस्कवर किया गया था। ठीक है, एक इसके पास में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था, सुपर मैसिव ब्लैक होल, और उस ब्लैक होल का वजन अगर आप देखोगे तो हमारा सूर्य से लगभग 17 बिलियन गुना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर उसका मास था। इतना हैवी सुपर मैसिव ब्लैक होल यहाँ पर डिस्कवर किया गया है, ऐसा यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया। तो इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे आखिरकार ये क्वासर है क्या, क्वासर होता क्या है। तो दोस्तों क्वासर जो है इस तरीके से आपको बहुत ही चमकता धमकता एक्टिव ल्यूमिनस टाइप की एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा क्वासर क्या होता है, तो वो होता है AGN, दैट इज एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है सर ये AGN क्या है, ये भी थोड़ा टिपिकल लग रहा है। तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस दोस्तों सुपर मैसिव ब्लैक होल ही है, बड़े साइज का ब्लैक होल, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। बड़े साइज के ब्लैक होल को ही हम यहाँ पर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोल देते हैं, जिसमें बहुत सारी एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, बहुत चमकता धमकता ब्राइटनेस ल्यूमिनस आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। समझ गए क्वासर क्या है, ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों जितने भी क्वासर्स होते हैं वो सब एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ध्यान रखना नॉट ऑल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस आर क्वासर्स। कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे क्वासर है वो सब ब्लैक होल हैं सुपर मैसिव, लेकिन यहाँ पर जितने भी AGN हैं वो सभी क्वासर नहीं कहलाते, क्योंकि इन दोनों की जो डिफरेंस है छोटा सा यहाँ पर बीच में आ जाता है। समझ गए, इतनी बात दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। क्वासर तो बस यहाँ पर एक्सट्रीमली एक्टिव और चमकता धमकता एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरह होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे आता है दोस्तों। बोला जाता है ना ये जो क्वासर है ये बहुत ही ज़्यादा ल्यूमिनस, बहुत ही ज़्यादा चमकदार, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है पूरे यूनिवर्स में। इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि पावरफुल ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बहुत कम ही देखा होगा। अब सवाल यह है कि ये बनते कैसे हैं। तो दोस्तों जो एक एक्टिव गैलेक्सी होती है, एक जो पूरा का पूरा गैलेक्सी आपको देखने को मिलती है, आकाशगंगा जो देखने को मिलती है, उसके बीच में आपको ब्लैक होल देखने को मिलता है। ठीक है, एक एक्टिव गैलेक्सी जिसके अंदर में एक सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल आपको देखने को मिलेगा, और वो जो ब्लैक होल है इसके अंदर में बहुत ज़्यादा जो मैटर का कंजम्पशन है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों ब्लैक होल क्या है, हमारे अंतरिक्ष में कई सारे ब्लैक होल्स प्रेजेंट हैं। ब्लैक होल वो ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को संभाले, उसके अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि अगर लाइट उसके अंदर जाए ना तो लाइट भी आर पार ना हो पाए, लाइट को भी वो अपने अंदर संभाले। ठीक है, ये पावर आपको यहाँ पर इस ब्लैक होल की देखने को मिलती है। अब होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इस ब्लैक होल में ये अपने आसपास की चीज़ों को अपने अंदर खींच रहा होता है, मैटर का इनफॉल इसमें हो रहा होता है।
अब सभी मैटर एक साथ तो नहीं जा सकता, धीरे धीरे करके जाता है, एक पीछे लाइन बनती हुई चली जाती है, उस लाइन को हम बोलते हैं अक्रीशन डिस्क। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे ये अपने मैटर को खींच रहा है अपने अंदर ब्लैक होल। ठीक है, तो एक साथ सब नहीं जाएगा बट धीरे धीरे जाएगा, तो एक लाइन बन जाएगी जिसको अक्रीशन डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ये सारा का सारा ब्लैक होल में जा रहा होता है, इसकी जाने की स्पीड भी अच्छी खासी होती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं, इनके बीच में जब टकराव होता है, जो फ्रिक्शन यहाँ पर क्रिएट होता है, क्योंकि जब ये आसपास के मैटर को अपने अंदर खींच रहा है तो जो फ्रिक्शन यहाँ से निकलता है, जो घर्षण यहाँ पर होता है, उस घर्षण की वजह से एक गर्माहट, हीट जनरेट होती है, और जो ये डिस्क है और ज़्यादा गर्म हो जाती है और बहुत और मतलब खतरनाक तरीके से शाइन करती है। तो ये भी यहाँ पर चीज़ आपको नजर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन आपको नजर आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये जो एक ब्राइटेस्ट क्वासर्स हैं, जो मतलब ये जो क्वासर जो होता है, अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा चमक नज़र आ रही है यहाँ पर, बहुत खतरनाक तरीके से जो शाइन कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो क्या कर सकता है, हमारे गैलेक्सी के जितने भी सितारे हैं दोस्तों, उनकी चमक को फील कर सकता है, उससे भी ज़्यादा चमक सकता है। अब सवाल यह है क्वासर पाए कहाँ पे जाते हैं? अंतरिक्ष में ही है। लेकिन ये जो क्वासर है दोस्तों, इनकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। तो मतलब इतने ज़्यादा दूरी पर है जहाँ पर जाना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट उन्हीं के बारे में थोड़े बहुत डिस्कशन हुआ। तो क्वासर क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, कैसे बनता है, चमकता कैसे, हर एक चीज़ हमने डिस्कस की। एक और नया कॉन्सेप्ट, ये भी हमारे एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट के साथ साथ दोस्तों कह सकते हो साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है एनॉक्सिक मैरीन बेसिन्स के बारे में। हमारे समुद्र का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा, और उस हिस्से को हम एनॉक्सिक बेसिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ये जो एनॉक्सिक मैरीन बेसिन्स होती हैं ये क्या होती हैं, समझेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। हमारे साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो ये एनॉक्सिक मैरीन बेसिन्स होती हैं दोस्तों, ये एक अच्छी प्लेस है जहां पर हम बहुत सारा कार्बन स्टोर कर सकते हैं। एनवायरमेंट के अंदर जो गर्माहट प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन है, उसको हम यहाँ पर इस एरिया में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल समुद्र की गहराई में। अब होता क्या है, जब समुद्र को आप ऊपर से देखते हो तो सबको पता है नीचे एक ना एक तला यहाँ पर इसका है, सरफेस यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब वो सरफेस बहुत गहरा होगा। अब उस सरफेस में भी कई जगह पर गड्ढे होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक गड्ढा है। वैसे सरफेस अगर कैसा होता है, ये प्लेन होता, लेकिन यहीं पर बीच में एक गड्ढा है और इस गड्ढे में भी पानी इकट्ठा है। और वो जो पानी इकट्ठा है दोस्तों, ये ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर थमा हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, इस चक्कर में बहुत सारा यहाँ पर जो सॉल्ट वगैरह डिपॉजिट है वो भी हो जाता है। जो गड्ढे में यहाँ पर ये पानी थमा हुआ है ना एक जगह पर, इसी को हम बोलते हैं एनॉक्सिक मैरीन बेसिन। कोई भी क्वेश्चन आएगा प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनना, आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एनॉक्सिक मैरीन बेसिन्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया। ये बेसिन दोस्तों यहाँ पर एक बॉडी ऑफ वाटर है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। ऊपर वाला जो पानी है इसमें तो आपका खारापन भी सही है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, लेकिन जो नीचे पानी रुका हुआ है ना, इसमें ना ही कोई फ्लो हो रहा है, ना ही कुछ हुआ है, एक जगह पर थमा हुआ है। इसके अंदर दोस्तों ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो एनॉक्सिक बेसिन्स होते हैं, इस प्रकार के जो गड्ढे जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे समुद्र के अंदर एक कप की फॉर्म में इस तरीके से वो नजर आते हैं। ठीक है, और यहीं पर आपको सॉल्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, इस वाले पानी का ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो ज़्यादा सर्कुलेशन ना होने की वजह से भी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ज़्यादातर इस प्रकार के बेसिन्स के अंदर में जो पानी है वो स्टैग्नेंट होता है, और वही मतलब 2-3 बार वही चीज़ें रिपीटेड यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ऐसे जो गड्ढे होते हैं कितने बड़े हो सकते हैं, कई बार कई किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं, और कई बार 10 मीटर से लेकर 500 मीटर तक गहरे यहाँ पर इस प्रकार से गड्ढे हो जाते हैं जिसमें ये पानी प्रेजेंट होता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई यहाँ पर एनिमल लाइफ प्रेजेंट नहीं होती? क्योंकि दोस्तों ये जो जगह है ना, ये जो गड्ढा है समुद्र के अंदर, ये क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, सॉल्टीनेस भी ज़्यादा है, तो भाई ये एनिमल लाइफ को सपोर्ट ही नहीं करता ये रीजन। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन नहीं है ये हमारे जानवरों को भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कार्बन को स्टोर कर सके रख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन सकता है कार्बन स्टोरेज के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन ये एनिमल लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, थोड़े बहुत जो यहाँ पर माइक्रोब्स वगैरह हैं, स्पेशली जो फंजाई वगैरह जो होती है दोस्तों, वो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि
बहुत सारे जो ये एनॉक्सिक बेसिन्स होते हैं, इस प्रकार के जो गड्ढे होते हैं, इनके अंदर में टॉक्सिक केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स जो कि जियोथर्मल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं। कई बार जो माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है कि इसी गड्ढों के अंदर में कई बार सॉल्ट डोम्स होते हैं, जो नमक है वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के गड्ढों के अंदर में। और कुछ एनॉक्सिक बेसिन्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मीथेन और जो दूसरे गैसेस हैं इनका कलेक्शन भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये जो गैसेस हैं ये ऊपर की साइड में यहाँ पर दोस्तों भागने की कोशिश भी करती हैं। समझ गए, ये जो गैसेस हैं आपस में बर्स्ट भी हो जाती हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि भाई बताओ एनॉक्सी बेसिन्स, ये हाल ही में न्यूज़ में था, क्या है, इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है, तो उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं एनॉक्सी बेसिन्स। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको हम जीएस पेपर नंबर 1 अपने आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के पोर्शन से लिंक करेंगे। हुआ क्या है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हाल ही में हड़प्पन के समय का एक सेटलमेंट खोज के दिखा दिया है और उस सेटलमेंट का नाम है मोरोधारो। अब दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, एक बहुत ही पुरानी सभ्यता हमारे एशिया की, है ना। पूरे एशिया में जो सबसे पहली सभ्यता थी, जो उस समय पर लोग रहा करते थे, उनका रहने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। बहुत मॉडर्नाइजेशन की तरह वो रहते थे, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट थी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये बेसिकली जो हमारा, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये हमारे एशिया का पहली सभ्यता थी जब लोग अच्छे से यहाँ पर रह रहे थे उस समय पर, है ना। उस समय पर मेसोपोटामिया कह सकते हो, इजिप्ट के अंदर जो यहाँ पर सिविलाइजेशंस थी, उन्हीं के साथ में दोस्तों ये हमारी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, ये सभ्यता चल रही थी। तो उस सभ्यता के समय के कई सारे अलग अलग रीजन्स हमको देखने को मिलते हैं। गुजरात में है ना, उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर उसी से संबंधित, यानी उसी ज़माने से संबंधित एक नया सेटलमेंट यहाँ पे फाउंड किया गया जिसको नाम दिया गया है मोरोधारो। और मोरोधारो कहाँ पे खोजा गया है दोस्तों, गुजरात के अंदर, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर भी लोग वगैरह रहा करते थे, ऐसा सेटलमेंट एरिया देखने को मिला है। और जो ये सेटलमेंट है थोड़ा मेच्योर यहाँ पे नज़र आ रहा है। लगभग मतलब कितने समय पुराना है, 2600 से लेकर 1900 BC, यानी बिफोर कॉमन एरा की बात की जा रही है। तो 2600 से लेकर 1900 BC से लेकर अगर आप देखोगे तो 1900 से 1300 BC के समय के बीच का यहाँ पर ये सेटलमेंट हमको नज़र आ रहा है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। इसके अंदर में कई सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी हैं, काफ़ी थिक दीवारें आपको देखने को मिलेंगी। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे नज़र आता है। कई सारी जो पॉटरीज़ हैं, है ना, मटके वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये यहाँ पर एक बेसिकली डिस्कवरी हुई है, ध्यान रखना। हड़प्पन एरा के समय का एक सेटलमेंट जिसका नाम है मोरोधारो। और मोरोधारो कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब इस न्यूज़ को कर दो साइड में। एग्जाम के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपने कई बार सुना होगा, कई सारे लोगों को इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हर एक बात पता होगी, कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। तो चलो सबको यहाँ पर पता चल जाएगा, जिसको पता है उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं पता है उसको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक पहला अर्बन सिविलाइजेशन था हमारे साउथ एशिया के अंदर। एक ऐसा अर्बन सिविलाइजेशन जहाँ पे लोगों ने, कह सकते हो कि अपने रहने के तरीका को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कर लिया था। ठीक है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसने बहुत बड़े एरिया को कैप्चर किया हुआ था दोस्तों। बहुत बड़े एरिया में लोग रहा कर रहे थे, लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट की जगह थी। उसके बाद हड़प्पा की जब बात करते हैं तो हड़प्पा बेसिकली पंजाब पाकिस्तान वाले रीजन में, ठीक है, ये लोग रह रहे थे। मोहनजोदाड़ो का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान और सिंध की बात होती है तब। धोलावीरा वाली जो साइड है, लोथल हो गया, उसके बाद सरकोताड़ा हो गया, ये गुजरात और इंडिया में है। मतलब ऑब्वियसली बात है, इंडिया के अंदर जो गुजरात है वहाँ पर, है ना। उसके अलावा कालीमंगन हो गया राजस्थान में, यहाँ पर भी ये सभ्यता थी। बनावली, राखीगढ़ी, ये हरियाणा के अंदर में, यहाँ पर भी आपको ये साइट देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है हड़प्पन के समय की, ये जो नाम लिया ना मैंने, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, उसके बाद कालीमंगन, ये सब बड़े बड़े शहर हुआ करते थे उस समय के, हड़प्पन पीरियड के। ठीक है, ये आप लोकेशन भी देख पाओगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो हड़प्पा वाला शहर ये था, मेहगढ़ हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया, इस प्रकार से कई सारे अलग अलग शहर हुआ करते थे। और सभी शहर के बारे में मेंशन किया हुआ है, ये मैं आपको डिटेल से ये देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग कवर कर सकते हो। अब जब रहा करते थे लोग, तो पता है उनकी जो टाउन प्लानिंग थी उस जमाने में बहुत ही एडवांस थी। इसीलिए तो अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। एडवांस कहने का मतलब है कि इनका रहने सहने का तरीका देखोगे तो प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में दोस्तों पूरा शहर बसा हुआ था। ग्रिड पैटर्न मतलब ऐसा पैटर्न था,
ठीक है, कॉमन लोगों के घर यहाँ पर बने हुए थे नीचे वाले हिस्से में। ड्रेनेज पैटर्न लोगों के पास में प्रॉपर नालियाँ थी। ठीक है, ये पूरे शहर को इन्होंने एक पूरे दीवार से ढक रखा था, पूरे कवर कर रखा था, शहर की ये पूरी वॉल थी। मेन गेट हुआ करता था, लोगों के कॉमन घर हुआ करते थे। एक बड़ा सा ऊंचा पोर्शन हुआ करता था जिसको सिटाडल बोलते हैं। ऊंचे पोर्शन पर पब्लिक बिल्डिंग, मार्केट एरियाज वगैरह हुआ करते थे, वर्कशॉप वगैरह हुआ करते थे। निचले वाले हिस्से में लोग रहा करते थे, और बीच में आप देख पाओगे छोटी छोटी गलियां बनाई गई। गलियां काफ़ी चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय पर भी लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों का स्टैब्लिश किया। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रीट थी, गलियाँ थीं, बिल्कुल 90 डिग्री पर यहाँ पर गलियों को बनाया गया था। तो ये यहाँ पे उस समय के रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न हो गए। फिर उसी टाउन प्लानिंग के फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गलियाँ थोड़ी चौड़ी थी कि मत आराम से यहाँ पर बैलगाड़ी वगैरह निकल सके, है ना। बैलगाड़ी एक तरफ से निकल जाए, पैदल चलने वाले एक तरफ से लोग निकल जाएं, इतना चौड़ा रास्ता था। उसके अलावा जो भी यहाँ पर दीवारें बनी थी वो जो हमारी मिट्टी की ईंटें होती हैं उससे बनाई गई थी, है ना। और प्रॉपर दीवारें कंस्ट्रक्शन हुआ था ताकि जो रॉबर्स हैं, है ना, बाढ़ वगैरह है, उससे यहाँ पर पूरे एरिया को बचाया जा सके। उसके अलावा ये जो पूरा शहर होता था, इस शहर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक अपर पार्ट और दूसरा लोअर पार्ट। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आप देख पाओगे लोअर पार्ट हुआ करता था या अपर पार्ट। अपर पार्ट बेसिकली यहाँ पर सिटाडल जिसको बोलते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हुआ करती थी। लोअर पार्ट में कॉमन लोग रहा करते थे। तो ऐसा यहाँ पर पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग लोगों ने की हुई थी। मटेरियल का यूज़ क्या था, तो पकी हुई ईंटें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो ये पकी हुई ईंटें ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो स्टोन वगैरह था इनका इस्तेमाल बहुत कम किया है इन्होंने। रेसिडेंशियल एरियाज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो गाँव वगैरह थे उनमें पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया। मल्टीपल स्टोरीज़, यहाँ पे आप इमेजिन करो उस समय पर लोगों ने दो दो मंजिला, मल्टीपल स्टोरीज़ की बात की जा रही था, दो दो मंजिला, तीन तीन मंजिला घर लोगों के बने हुए थे उस ज़माने में। वेल डेवलप्ड अर्बन सोसाइटी को वो दर्शाता था। अपने कोर्ट यार्ड्स वगैरह थे, प्राइवेट वेल अपने बना रखे थे, वेंटिलेटेड बाथरूम्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर उस समय पर प्रेजेंट थे। लोगों ने प्रॉपर नाली का सिस्टम वगैरह बना रखा था। उसके अलावा ग्रेनरीज, यानी कि ऐसे इस तरीके से अनाज को रखने की जो जगह है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ लोगों ने बना रखी थी। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा टाउन प्लानिंग सिस्टम आपको नजर आएगा। तो मैंने यहीं पर ना आपका आर्ट एंड कल्चर का जो सबसे पहला ही चैप्टर है उसका एक मेजर पोर्शन खत्म करवा दिया है, पता है। हाँ, और भी कई सारी चीज़ें मिली वहाँ पे, पॉटरीज, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों ने डिस्कवर की, वो सब अलग बात है। बट मेन चीज़ जो समझ में आना था वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाया। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडस एक्स के बारे में। तो एक ऐसा सम्मेलन, एक ऐसा समिट जहाँ पर भारत और अमेरिका दोनों अपने डिफेंस के मामले में कोलैबोरेट करने के लिए देख रहे हैं। तो क्या है इंडस एक्स, ज़रा हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है दिल्ली के अंदर जो ये इंडस एक्स माइलस्टोन है, ये जो समिट है बेसिकली, ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन में इंडिया और अमेरिका दोनों प्रेजेंट होंगे। दोनों अपने डिफेंस रिलेशंस को और मजबूत करने के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। तो ये इंडस एक्स क्या है बेसिकली दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च किया गया था जून 2023 में। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत और अमेरिका को साथ में लेकर आना, दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत करें, आपस में पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा यहाँ पर पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करें, कॉपरेशन करें। ठीक है, ये जो इंडस एक्स है ये क्या है, एक प्रकार का डिफेंस इनोवेशन ब्रिज है जहां पर आप कह सकते हो दोनों देश मिलकर अपने आपस में जॉइंट चैलेंजेस, जॉइंट इनोवेशन फंड, इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर बनाएंगे। कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस के मामले में एक दूसरे के साथ में खड़े होंगे, पार्टनरशिप करके खड़े होंगे। और जो ये इनिशिएटिव है इसका मेन मकसद यही है कि दोनों देश मिलकर जेट इंजन, बड़े बड़े वेपन्स, इन्फेंट्री व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें खुद से बनाएं, आपस में मिलकर इसका प्रोडक्शन करें। ठीक है, और प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत का एक इनिशिएटिव है आईडेक्स करके, इंडियाज़ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और अमेरिका का इनिशिएटिव है ओएसडी, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी डिफेंस। इनके बीच में भी कोलैबोरेशन दोस्तों यहाँ पर हुआ है। ये दोनों मिलकर इस प्रकार की डिफेंस कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। समझ गए? अब ये इंडस एक्स क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर दोनों देश आपस में डिफेंस कोऑपरेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं। अब सवाल ये है, ये जो डिफेंस एक्सीलेंस है यानी कि आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये है क्या? तो दोस्तों हमारे डिफेंस मंत्रालय का ही एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये एक ऐसी स्कीम जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बहुत ही शानदार एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाया जाए हमारे डिफेंस सेक्टर में, अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ में कोलैबोरेट करके, छोटे छोटे बिजनेसेस के साथ में कोलैबोरेट करके, यानी डिफेंस इंडस्ट्री को और ग्रो किया जाए।
और ये जो आईडेक्स इनिशिएटिव है ये क्या करता है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर प्रॉपर पैसों का सपोर्ट, ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हमारे डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव के लिए एक गेम चेंजर माना जाता है आईडेक्स। इसके फंडिंग की बात करेंगे तो इसमें जो भी पैसा जाएगा वो सारा का सारा पैसा, फंडिंग, इसकी जो मैनेजमेंट है वो सब डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DIO करेगा, जिसको हम एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो आईडेक्स करके कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आप लोग इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, इंडस एक्स ये क्या है। आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट छोटे न्यूज़ के ऊपर। अल जजीरा प्लस द हिंदू ने भी इसको मेंशन किया हुआ था 19 फरवरी को। हुआ यह है, यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों एक मिशन लॉन्च कर लिया है रेड सी में अपने आप को बचाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा पिछले कुछ समय पर जो रेड सी है, ये लाल सागर है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। रीज़न क्या था भाई, यहाँ से जो भी जहाज़ निकलता था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना, इसी लाल सागर के माध्यम से हम ऊपर यूरोप के साथ में जुड़ते हैं। तो यहाँ से जो व्यापार होता है, जहाज़ वगैरह निकलते थे, उन जहाज़ों के ऊपर यमन के अंदर में जो हूदी रेबल्स हैं वो अटैक किया कर रहे थे, और इसकी वजह से व्यापार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में आया। भारत के जहाज़ों के ऊपर भी यहाँ पर हूदी रेबल्स ने अटैक किया। तो जो लगातार अटैक बढ़ रहे हैं इस रेड सी के अंदर में, इन अटैक्स को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है एस्पाइड्स मिशन। तो क्वेश्चन बन सकता है एस्पाइड्स क्या है, तो एस्पाइड मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो अपने कमर्शियल जहाज़ हैं इनको रेड सी में हूदी रेबल्स के अटैक से बचाया जा सके। समझ गए? तो मिशन एस्पाइड क्या है, यूरोपियन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट मिशन जहां पे अपने जहाज़ों को जो व्यापार के लिए काफ़ी सारा सामान लेकर जा रहे हैं, इस तरीके से आप देख पाओगे जहाज़ जब जा रहा होता है ना, हेलीकॉप्टर से उतर कर जाकर वो अटैक करते हैं, उस जहाज़ को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पर यह पर्टिकुलर मिशन यानी कि एस्पाइड्स मिशन को स्टार्ट किया गया। और इस मिशन में फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, अपने जहाज़ों को कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा इनका कहना है, और हूदी रेबल्स के अटैक को रोकेंगे। ये जो पूरा मिशन तैयार किया गया है ये 1 साल के लिए बनाया हुआ है, और अगर 1 साल में सिचुएशन नहीं सुधरी और लगता है कि भाई आगे फिर से इसको बढ़ाना है तो इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, मिशन क्लियर हो गया आपको। अब मिशन को करते हैं साइड में। हम अपने एग्जाम के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा सा रेड सी के बारे में जान लेते हैं। आपसे फैक्चुअल डेटा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं रेड सी की, तो ये लाल सागर आपको नजर आएगा। लाल सागर के आसपास कई सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे इजिप्ट है, उसके अलावा सूडान है, एरित्रिया है, उसके बाद जिबूटी है, इधर आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया है ना, यमन है, ऊपर जॉर्डन है। ये जो सिनाई पेनिनसुला, ये जो पेनिनसुला है, ये सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का हिस्सा है। तो रेड सी के आसपास कौन कौन से एरियाज है वो आपने देखे। और दोस्तों रेड सी से जब ऊपर जाते हैं ना तो यहीं पर स्वेज कैनाल पड़ता है। ठीक है, स्वेज कैनाल की यहाँ पे बात की गई है। स्वेज कैनाल को क्रॉस करके हम ऊपर मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाते हैं। यहीं पर आपको गल्फ्स भी देखने को मिलेंगी। गल्फ ऑफ एडन दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे नजर आएगा। ये जो एक छोटा सा स्ट्रेट है, बाबेल मंडे पे स्ट्रेट देखने को मिलेगा, एक छोटा सा रास्ता जो कि 2 समुद्र को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये स्ट्रेट्स यहाँ पर आपको नजर आती हैं। कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये सब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी इस पूरे लाल सागर को अगर आप देखते हो तो इसका जो एरिया है वो है लगभग 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो पूरा लेंथ है, इस पूरे समुद्र का जो लेंथ है वो लगभग 2,250 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है। ठीक है, और जो चौड़ाई है यहाँ पर वो 355 किलोमीटर की यहाँ पर देखने को मिलती है इस पूरे सागर की, ऐसा कुछ डेटा दिया गया है। आइलैंड्स की बात करेंगे तो दोस्तों इसी सागर में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे तिरन आइलैंड हो गया जो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा के पास में आपको देखने को मिलेगा। फिर शादवन आइलैंड हो गया जो कि गल्फ ऑफ स्वेज के पास में। तो गल्फ ऑफ अकाबा, स्वेज, यहीं पर देखो ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है, ये गल्फ ऑफ एडन है। इस तरीके से यहाँ पर सारी गल्फ्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। वैसे आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो तो इसमें कुछ ऐसा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत थी नहीं। आगे आते हैं, हमारे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है। दोस्तों भारत नेट प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो खबर ये आ रही है कि जो हमारे स्टेट ओन्ड कंपनी है BSNL, दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड, तो BSNL लगभग 65,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो टेंडर है वो जारी किया है। किस चीज़ के लिए? भारत नेट प्रोजेक्ट के फेज नंबर 3 को लागू करने के लिए। तो भारत नेट प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत पुराना है, इसके फेज 3 को लागू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों अभी तक गांव के क्षेत्रों में रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट में अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है हमारे देश में जो ग्राम पंचायत हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, ग्राम पंचायत को अच्छी तरीके से कनेक्ट करना, उनको
ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी, जो वाईफाई की कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उनको इस चीज़ का एक्सेस देना। तो ग्राम पंचायत को प्रॉपर तरीके से इंटरनेट से जोड़ना, यह हमारा मेन मकसद है भारत नेट प्रोजेक्ट का, जिसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें अचीव भी की गई हैं। कई सारे ग्राम पंचायत तक दोस्तों ये जो ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्टिविटी है वो पहुंचाया भी गया है। तो आपसे क्वेश्चन बने कि भाई भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़रा बताइए। तो ऑब्जेक्टिव में आप काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि भाई यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या होगा, जो हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, है ना, उनका मतलब आप कह सकते हो कि जो एक्सेस प्रोवाइडर्स, स्पेशली यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, केबल टीवी ऑपरेटर, कंटेंट प्रोवाइडर, इन सब के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बेनिफिशियल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, प्रॉपर इंटरनेट पहुँचेगा ग्राम पंचायत तक। उसके बाद ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, सभी चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट को 2011 में अप्रूव कर लिया गया था। स्टार्टिंग में इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक अलग से व्हीकल बनाया गया था, वो रेगुलेट कर रहा था। बाद में दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर में कई सारी चीज़ें और ऐड की गई। अब जो ये टेलीकॉम कमीशन है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके 2 फेज ऑलरेडी निकल चुके हैं। पहला फेज 2011 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और 2011 में जब यहाँ पर पहला फेज लागू हुआ तो उस समय पर कई सारे गाँव वाले क्षेत्रों में, स्पेशली ग्राम पंचायत में, यह इंटरनेट की कनेक्टिविटी दोस्तों पहुँचाई गई। फिर जो फेज नंबर 2 था, इसको 2017 में अप्रूवल मिलता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें फेज 1 को और जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर भी फिर उसके बाद कुछ स्पेशल कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत तक पहुँचाई जाती हैं। फिर अभी जो थर्ड फेज है ये 2019 से 2023 तक चलेगा, ये भी मतलब समाप्ति हो चुका है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक लेवल पर। तो अगेन यहाँ पर भी हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है गांव-गांव के क्षेत्रों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, इंटरनेट पहुंचाना, यही मेन मकसद है हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। पीआईबी के अंदर में स्पेशली यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मेंशन्ड है। हुआ क्या है, तो हाल ही में दोस्तों एक बॉडी है जिसका नाम है एनसीटीपी, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो एनसीटीपी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। हुआ यहाँ पर ये कि इन्होंने अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के चेयरमैनशिप के अंडर में, जिस वजह से ये बॉडी जो है न्यूज़ में बनी हुई है। अब एग्जाम में इतना कोई लेना देना है नहीं, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बना तो आपका यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन से संबंधित बन सकता है। क्या है एनसीटीपी, जरा समझो इस बात को। ये एक अपने आप में बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी अगेन यानी एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। वो एक्ट कौन सा है, वो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। इस वाले कानून से हमने इस स्टैचुरी बॉडी को बनाया। इस बॉडी का मेन काम क्या है, जितने भी भारत के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनके हक के लिए लड़ना, ये यहाँ पर इस बॉडी का काम है। जैसे हमारे नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है, महिलाओं के लिए काम करता है, वैसे ये बॉडी नाम से पता चल रही है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए काम करती है। इस बॉडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, उनके राइट्स को प्रमोट करना, ठीक है, उनको प्रॉपर सपोर्ट करना, उनके कल्याण के लिए काम करना, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स है वो सेटअप करना, जिससे यहाँ पर उनकी जो मेन ज़रूरतें हैं, हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। अब क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि भैया बताओ इस बॉडी के अंदर में कौन कौन से लोग होते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो ये पर्सन होते हैं, ये इसके चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके चेयरपर्सन हो गए। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके वाइस चेयरपर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर ये हो गए। उसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ और मेंबर्स इस काउंसिल में होते हैं जो कि हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी दोस्तों 5 लोग आते हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। ये सभी लोग दोस्तों इस बॉडी के अंदर में इंक्लूड होते हैं, तब सब साथ में मिलकर ये काम करते हैं। और ये जो बॉडी है इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है, इसका मेन काम है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को एडवाइस करना। जब भी केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर पर्सन से संबंधित कोई नई पॉलिसी लेकर आ रही है, कोई नया कानून बना रही है, तो उसमें यहाँ पर एडवाइजिंग वगैरह काम करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा इसका मेन काम ये भी है भाई जो भी पॉलिसीज़ आई हैं ट्रांसजेंडर्स की स्पेशली, है ना, उनके लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसको मॉनिटर करना, उसको रिव्यू करना,
उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन को अगर कोई परेशानियाँ हो रही है तो उनकी जो ग्रीवांसेस है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई करना, ये सारा काम यहाँ पर इस NCTP का होता है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का होता है। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर दोस्तों, जहाँ पे रबर बोर्ड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। सरकार जो है रबर के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है हमारे देश में, और अभी आपको पता है जो रबर इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम से सफ़र की, जिसको लेकर क्या हुआ, सरकार ने जो रबर बोर्ड को सपोर्ट मिलता है, पैसों का सपोर्ट दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया है। सरकार ने बोला है कि नेचुरल रबर जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग अब की बार आने वाले 2 सालों में जो पैसा प्रोवाइड करवाते हैं वो अब की बार 708 करोड़ रुपया प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ताकि हमारे देश का जो रबर सेक्टर है स्पेशली उसको ग्रो किया जा सके, उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखा जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसी वजह से एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रबर बोर्ड, क्योंकि रबर बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। रबर बोर्ड ही क्या करता है, देश के पूरे रबर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब रबर बोर्ड भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी अगेन एक एक्ट से बनी है। एक्ट कौन सा है, रबर एक्ट 1947। ये तो आप डिस्कस करते रहते हैं, आपको पता ही होगा, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। रबर बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंदर आता है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश की रबर इंडस्ट्री को डेवलप करना, रबर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, रबर इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर का, उनके कल्याण का ध्यान रखना, रबर इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग के ऊपर ध्यान रखना, ये सब काम इस बोर्ड का ही तो है। अब जो ये पूरा बोर्ड है, जो पूरी बॉडी है, इसके अंदर में कई सारे लोग होते हैं। एक चेयरमैन होता है जिसको उसके सीधा हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। बाकी कुछ और 28 मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। इस रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, आपको पता ही है, मैं कई बार वो क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केरला के अंदर कोट्टयम में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा आर्टिकल है, फिर सीधा हम अपने एडिटोरियल पर आएंगे। और अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत पता होगा, मैंने एक नदी के बारे में आपको बोला है कि आप मैप में जाकर देखना, उस नदी का नाम है वैतरना रिवर। तो हुआ क्या है, वैतरना रिवर दोस्तों अभी चर्चाओं में आई हुई है। हाल ही में इस नदी के अंदर में एक पर्सन है जिसके ऊपर बुल शार्क ने अटैक किया। ये आप देख पाओगे बुल शार्क है जिसने यहाँ पर एक व्यक्ति के पैर के ऊपर पे सीधा अटैक किया। और पहली बार दोस्तों वो बुल शार्क वहाँ पर देखने को मिली, महाराष्ट्र के अंदर पालघर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ये बुल शार्क हमको नजर आई है, जिस वजह से ये बुल शार्क तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में वैतरना रिवर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी नदी में पहली बार यहाँ पर इस तरीके की बुल शार्क को देखा गया है। तो वैतरना नदी के बारे में जब बात करते हैं तो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये नदी ऐसे बहती है और इधर की साइड में, अगर मैं आपको मैप दिखा दूं अच्छे से तो ये आपको नजर आएगा। ठीक है, ये आप देख पाओगे, ये है वैतरना नदी, इधर से बहकर इधर आ रही है और गुजरात की जो यहाँ पर ये गल्फ है इसके अंदर में गिर जाती है। तो वेस्टर्न साइड में तो फ्लो हो रही है, तो ये हो गई हमारी वैतरना नदी। अब ये आती कहाँ से है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर हिल्स। तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से दोस्तों यहाँ पर ये नदी ओरिजिनेट होती है, वहीं से बनकर आती है और सीधा जाते हुए गुजरात से होते हुए जो एक गल्फ पड़ता है, गल्फ ऑफ खंबत, उसमें जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, और इसी नदी की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जो ये हमारी नदी है वैतरना नदी, इसके आसपास कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि इसमें आके मिलती हैं। आप देख पाओगे वैतरना नदी है, इस तरीके से आगे जा रही है, छोटी छोटी नदियां इसमें आके जुड़ती हैं जिसको सपोर्ट करती हैं। वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उसमें आता है पिंजल, गंजाई, सूर्य, दहारजी और तानसा। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको दोस्तों देखने को मिल जाती हैं। बाकी थोड़ा सा बुल शार्क के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि बुल शार्क क्या है, ज़रा इसके बारे में पढ़ लें डिटेल से, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो बुल शार्क है इसको काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है। ये जो शार्क है ये ह्यूमन के प्रति काफ़ी एग्रेसिव होती है, ह्यूमन को देखती है यहाँ पर एकदम से अटैक करती है। दुनिया में सबसे खतरनाक शार्क की स्पीशी मानी जाती है बुल शार्क। इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो वैसे दुनिया भर में यहाँ पर ये पाई जाती है। ये जो बुल शार्क है इसकी एबिलिटी, एक खतरनाक क्षमता यह है कि देखो जो फ्रेश वाटर होता है, साफ पानी हो चाहे वो खारा पानी हो, हर एक पानी के अंदर में आराम से मैनेज कर सकती है, आराम से रह सकती है। ठीक है, उसके अलावा कंजर्वेशन स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो बुल शार्क को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है, तो दोस्तों कंजर्वेशन स्टेटस में स्पेशली IUCN के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी अभी भी इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसकी जो पॉपुलेशन है फिर भी धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर दोस्तों। नाउ आते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर में। ये हमने सारी शॉर्ट न्यूज़, अदर सोर्सेज वाली, द हिंदू के सोर्सेज वाली सब कुछ कवर किया। अब बात करते हैं एडिटोरियल की। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर
हमारे पास में वैसे 4 एडिटोरियल हैं, 4 में से एग्जाम के लिए केवल 3 इंपॉर्टेंट हैं। वो ये वाले, सबसे पहला यहाँ पर ये है, पंचायत, जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती है, स्पेशली पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं अपना सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करना होगा। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा क्या है मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है फॉरेस्ट को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर जो सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एडिटोरियल पे एक बार नज़र मार लो, ये आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर में प्रेजेंट हैं, वही डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं ना सर एडिटोरियल डिस्कस नहीं करो। एडिटोरियल दोस्तों रेगुलर डिस्कस किया जा रहा है, आपको आप पिछले वीडियोस भी चेक कर सकते हो। द हिंदू के जो एडिटोरियल है वो कवर किए जा रहे हैं। कभी कभी जब मुझे लगता है दूसरे सोर्स का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसकी टेंशन मत लो, आपको प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है ना, तो उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रहा है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में मंथली मैगजीन तक के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा मेहनत कर सकते हो ना। वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है लेकिन दोस्तों नो डाउट एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही रेलिवेंट बन रहा है ये। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। पीपी बालन साहब ने यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। क्या है इनके कहने, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इसी आर्टिकल के सारे कटआउट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप हर एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो राइटर बोलते हैं दोस्तों हमारे संविधान के अंदर में देखो, जब हम बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, वो एक्ट पास करवाना पड़ता है। तो आज से लगभग 30 साल पहले 2 बदलाव करे गए थे और उसके लिए 2 एक्ट आए। एक आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और एक आया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 73वां और 74वां संशोधन हमने अपने संविधान में किया। 30 साल हो चुके हैं लगभग, और वो संविधान के अंदर संशोधन इसलिए किया गया था ताकि इंडिया के अंदर में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है दोस्तों उसको हम एस्टेब्लिश कर सकें। नहीं तो उससे पहले जैसे कि आप गवर्नमेंट देखोगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यही मेन होती है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होनी भी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट में स्पेशली यहाँ पर जो हमारी पंचायती राज है वो होनी चाहिए, है ना। पंचायती राज में भी ब्लॉक्स अलग अलग बढ़ जाते हैं, आपको पता होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और स्पेशली यहाँ पर ग्राम सभा। तो उनकी बात अभी हम करेंगे आगे। हुआ क्या, तो जो पहले पावर्स हुआ करती थी कुछ ही हाथ में हुआ करती थी, उन पावर्स को और ज़्यादा बांट दिया गया लोकल लेवल पर भी इस 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगर आपको ये दोनों एक्ट और डिटेल से पढ़ने हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा पंचायत के बारे में अगर पढ़ाना चाहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पंचायत का इवोल्यूशन कैसे होता है भारत में, पहले ये बेसिक चीज़ जान लो। आपका पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट यहीं पर हाथों हाथ कवर हो जाएगा, पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो पंचायती राज क्या है दोस्तों, बार बार बात करते हैं हम, हमारी लोकल गवर्नेंस का एक सिस्टम है। इंडिया में जो सरकार है, केंद्र सरकार है सबसे ऊंचे लेवल पर, फिर उसके बाद में हमारी राज्य सरकार है स्टेट गवर्नमेंट पर, फिर उसके बाद भी तो पावर्स होनी चाहिए लोकल एरियाज में, स्पेशली गांव वाले क्षेत्रों में। तो वहाँ के लिए लोकल गवर्नेंस प्रेजेंट है। शहर वाले के लिए भी आपको म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह देखने को मिलती हैं, गांव में आपको पंचायती राज वाला सिस्टम ये देखने को मिलता है। तो ये जो टर्म है ना पंचायती राज, इसका मतलब होता है रूल बाय 5। एक ऐसा सिस्टम, विलेज काउंसिल का एक ऐसा सिस्टम जो कि क्या करे, अपने पूरे विलेज के डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस करे। तो ये कॉन्सेप्ट हम 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों एकदम से नहीं लाया गया, इस पंचायती राज को बनने में बहुत समय लगा। सबसे पहला जो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था 1957 में। इस कमेटी ने खुद बोला कि भाई हमारे पास में 3 टीयर का, यानी कि 3 लेवल पर हमारे पास पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। यह खुद बलवंत राय कमेटी ने मेंशन किया था 1957 में। फिर क्या होता है, उसके बाद एक और कमेटी आती है, अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी ने भी अपनी साइड से फिर से रेकमेंड किया, दूसरी कमेटी ने भी बोला हाँ भैया सही बात है, हमारे पास में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो इन कमिटीज के रिकमेंडेशन के बाद में फाइनली 1992 में 1992 के अंदर में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। और ये जो संशोधन हुआ हमारे संविधान में, इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया गया। पहली बात तो जब संशोधन हुआ यानी संविधान में बदलाव हुआ, बदलाव क्या हुआ, तो संविधान में हमने पार्ट नंबर 9 एक नया पार्ट ऐड कर दिया। इस पार्ट में सारे के सारे पंचायत से संबंधित प्रावधान जो थे, प्रोविजंस थे, वो रखे गए। पूरा का पूरा जो हमारा 3 टीयर सिस्टम है पंचायत का, यानी कि ग्राम पंचायत क्या होगी, पंचायत समिति क्या होंगी, इनकी पावर्स क्या होंगी, जिला परिषद क्या होगा, कैसे काम करेगा, ये सब कुछ यहाँ पर हमारा इस वाले सेक्शन में प्रेजेंट है। प्लस इसी अमेंडमेंट ने क्या किया, जो वेमेन है, जो महिलाएं हैं,
है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्वेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया। फिर बात आती है 74वें अमेंडमेंट की। जो 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, तो इस वाले अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी यहाँ पर क्या होता है, एक सिमिलर सिस्टम लोकल सेल गवर्नमेंट का मिल जाता है। ऊपर वाला तो गांव वाले क्षेत्रों के लिए है, लेकिन जो 74वां जो संशोधन हुआ था उसके बेसिस पर जो अर्बन एरियाज है, शहर वाले एरियाज हैं, वहां पर भी एक लोकल गवर्नमेंट दी गई, जिसका नाम नगर पालिका सुना होगा भाई, म्यूनिसिपैलिटीज आपने सुना होगा। ये शहर के अंदर लोकल गवर्नमेंट पर काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो होते हुए नजर आए। अब हम लोग वैसे अभी गांव वाली की बात कर रहे हैं, पंचायत लेवल की बात कर रहे हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़, अलग अलग लेवल बांट दिए गए, एक विलेज लेवल होगा, एक ब्लॉक लेवल होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। विलेज लेवल जिसमें हमारा एक ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा मतलब हर एक नागरिक गांव का, जो कि क्या करेगा, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत को इलेक्ट करेगा। जो काउंसिल्स होंगे, जो हमारा ग्राम पंचायत बनेगा वो 5 साल के लिए बनता है। ठीक है, उनका प्रॉपर इलेक्शन होता है, गांव वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर चुनते हैं। तो एक हो गया विलेज लेवल, दूसरा हो गया ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में यहाँ पर क्या होता है, पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं दोस्तों, पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं, वो डायरेक्टली ग्राम सभा ही यहाँ पर क्या करती है, डायरेक्ट तरीके से इलेक्ट करती है, डायरेक्टली। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आती है यानी कि जिला परिषद, तो जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं उनका भी डायरेक्टली इलेक्शन ग्राम सभा ही करती है। तो यहाँ पर गांव के जो लोग हैं, जो गांव के सिटीजन है, नागरिक हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, ये पंचायत सिस्टम क्या है पूरा का पूरा, ये तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब राइटर क्या बोलते हैं ये जान लेते हैं। राइटर ने बोला दोस्तों, साल 2004 वो समय था जब हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को लेकर आते हैं। ये मंत्रालय अलग से बनाया गया ताकि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, स्पेशली यहाँ पर गांव वाले क्षेत्रों में, उसको और मजबूत किया जा सके, उसके लिए वो मंत्रालय बनाया गया। और जब हम लोग बात करते हैं डिवॉल्यूशन के एनालिसिस की, डिवॉल्यूशन मतलब जो पावर्स है उनको प्रॉपर तरीके से बांट देना। अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, ये म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही तो रह गया, केवल इनके पास में पावर रहती फिर। लेकिन हमें क्या करना है, पावर को बांटना है। जितनी ज़्यादा पावर बटेगी उतना ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर एक ही के हाथ में सारी पावर आ जाएगी, वही फिर अपने हिसाब से काम चलाएगा। समझ गए? तो हम जब इसको एनालिसिस करते हैं तो ये सारा काम इफेक्टिव तरीके से हुआ, और बढ़िया तरीके से अगर आप देखोगे तो पंचायत बने और अच्छे से यहाँ पर काम भी किया। लेकिन जब बात आती है पंचायत के पावर्स की, उनकी ताकत की, तो दोस्तों अभी भी वो अपने मैक्सिमम पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो राइटर हमारे पंचायत वाले सिस्टम की जो खामियां हैं वो बता रहे हैं। राइटर बोलते हैं कि जो ये पंचायत हैं, ये अभी भी केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर हैं, और केंद्र सरकार के ऊपर अगर निर्भर हो गए तो भाई अलग से बनाने का फायदा क्या हुआ। आपके पास में जो पावर है उनका तो यूज करो। आप अभी भी पैसों के लिए केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो। भाई सरकार जब पैसा देगी तभी पंचायत चलेगा, पैसा नहीं आएगा पंचायत चलेगा नहीं। क्या फायदा फिर आपका यहां पर ये पूरा पोर्शन बनाने का। क्योंकि दोस्तों जब बात आती है टैक्स की, फॉर एग्जाम्पल हमारी केंद्र सरकार देखो बहुत सारा टैक्स से पैसा कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे वो भी टैक्स से बहुत सारा जो अमाउंट है वो अर्न करते हैं। लेकिन जब बात आती है पंचायत की, पता है इनकी जितनी भी कमाई है उसमें केवल 1% रेवेन्यू ये खुद के टैक्स से कमा रहे हैं, केवल 1% रेवेन्यू। और बाकी जो पैसा आ रहा है इनके पास में वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साइड से आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देते हैं इनको इस पंचायत को चलाने के लिए। तो यही पोर्शन राइटर ने बार बार उठाया। राइटर यही बोलते हैं भैया 30 साल हो चुके हैं पावर को बांटे हुए, उसके बाद भी आज भी सिचुएशन यही है कि पंचायत अभी भी डिपेंडेंट हैं। 80% इनका रेवेन्यू, इनकी कमाई केंद्र सरकार दे रही है, 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और केवल 1% कमा रहे हैं ये टैक्सेस से, जबकि टैक्सेस की पावर्स हैं इनके पास में उसके बावजूद भी। अब राइटर ने यहां पर यह बोला कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, देखो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, उसके तहत यहां पर इन्होंने बोला जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, इनकी जो खुद की सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिसको OSR बोला जाता है, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू के दो तरीके हैं, एक तो टैक्स वाला रेवेन्यू हो गया और एक हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो कई सारे पावर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड के ऊपर टैक्स लेना, सरचार्ज, एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी, टोल्स, टैक्स ऑन प्रोफेशन, एडवर्टीजमेंट, यूजर चार्जेस, सैनिटेशन, ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें हैं जहां से पंचायत अर्न कर सकते हैं अपनी मैक्सिमम इनकम को, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और ऐसे इनके पास में नॉन टैक्स रेवेन्यू के भी कई सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है जहां से ये बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पावर्स प्रेजेंट हैं लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का पोटेंशियल भी इनके पास में बहुत ज़्यादा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर देख पाओगे, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, कार्बन क्रेडिट, कॉर्पोरेट सोशल जो फंड्स आते हैं, डोनेशंस आते हैं, वो भी यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ओवरऑल देखोगे तो बहुत पैसा ये खुद भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो डिपेंडेंसी, जो निर्भरता है सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, वो निर्भरता इनकी खत्म हो सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट। पंचायत ने अभी तक अपना माइंडसेट ऐसा बनाया ही नहीं कि वो खुद के पैरों पे खड़ा हो सकें, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। ऐसा माइंडसेट हुआ ही नहीं दोस्तों। और उसके बाद यहां पर इनके पास में प्रॉपर पावर्स भी आज के समय पर इतनी मिल नहीं पाई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर जो ग्राम पंचायत हैं उनके पास में वो पावर ही नहीं है टैक्सेस के कलेक्ट करने की। और जहां पर पावर है वो पावर वो ग्राम पंचायत इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, टैक्स इकट्ठा करना है, किसी ग्राम पंचायत के पास में पावर है, कहीं पर पावर नहीं है, लेकिन दोनों ही अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिसके पास में नहीं है वो क्या इस्तेमाल करेगा, लेकिन जिसके पास में है वो भी नहीं यूज कर पा रहा है। और इसी वजह से जो ये कमाई हो रही है वो सीधा कहां से हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। और यहीं पर दोस्तों और चीज राइटर ने मेंशन की। राइटर ने बोला यहां पर जो हमारी ग्राम पंचायत हैं वो आलस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की साइड से बड़ा पैसा मिल रहा है। स्पेशली यहां पर ये देखो, इन्होंने बोला कि जो 10वां और 11वां हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन था, इस कमीशन ने हमारी रूरल लोकल बॉडीज के लिए, गांव के अंदर जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उनके लिए कितना पैसा अनाउंस किया? जो 10वां कमीशन था उसने 4,380 करोड़ रुपए दिए और 11वें कमीशन ने 8,000 करोड़ रुपए दिए। और यही पैसा बाद में बढ़ा दिया गया 15वें और 14वें कमीशन में। 14वें कमीशन में यह अमाउंट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ऊपर दिया गया। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो 15वें कमीशन में यह 2,80,000 करोड़, यानी कि हमेशा पैसा बढ़ता चला गया। और जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार देती चली गई ग्राम पंचायत को, जितनी बार हर साल पैसा बढ़ा है, और हर साल पैसा बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है, ग्राम पंचायत का जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था, थोड़ा बहुत जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे वो कम होता चला गया। तो ग्राम पंचायत अपनी पावर्स भूल रहे हैं। जो उनको एक साइड से पैसा मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो उसी को ही लेकर खुश हैं। और खुश होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंडेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। और निर्भरता बढ़ने से फिर वो जो पावर बांटी गई थी, वो जो डिवॉल्यूशन किया गया था, उसका क्या फायदा है? फिर आप एक ही तो हो जब आप यहाँ पे अलग नहीं हो, खुद से स्टेप्स नहीं उठा सकते, आपके पास में डर है, आप निर्भर हो पूरी तरह से उनके ऊपर कि भाई वहां से पैसा आएगा तभी काम चलेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी का डर है ना, इसको हटाना होगा, ये राइटर मेंशन करते हैं। और इसके लिए राइटर ने बोला है क्या कि भाई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्शन में खड़े थे, जो लोग यहाँ पर हैं, चुनकर आए हैं, जरूरत है उनको भी पहली बात एजुकेट करना, पब्लिक को यहाँ पर बताना कि जो पंचायत हैं, इन पंचायत को अपना खुद का रेवेन्यू बढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर जो ये निर्भरता है ये पंचायत को खा जाएगी। पंचायत अपने ही रिसोर्सेस खुद नहीं यूज कर पाएंगे। समझ गए? तो ये राइटर ने यहां पर बोला डिपेंडेंसी सिंड्रोम को ओवरकम करना। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है विद प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा। मैंने आपको यहाँ पर हर एक जो चीज़ है वो समझा दी है। तो आपका पहला एडिटोरियल हो गया समाप्त। अच्छा हाँ, इसी एडिटोरियल के अंदर आपका आज का मेंस का क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन ज़रा सुन लो ताकि आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। क्वेश्चन बात करता है, देयर इज नीड टू एडुकेट elected representatives and the public on the significance and the need for panchayat to be able to survive on its own resources. Discuss. अच्छा, इस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है? ये आपने बताना है कि भाई आज हमें जरूरत है कि जो भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियां हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक है, जनता है, उनको एजुकेट करना, उनको बताना कि जो पंचायत है इनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई खुद के रिसोर्सेज को यहाँ पर सर्वाइव करना, उनके खुद के रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके लेकर आप क्या समझते हो, आपने डिस्कस करना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट इसको बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता को अपने संसाधनों पर जीवित रहने में सक्षम पंचायतों के महत्व और आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। जरा इसके ऊपर चर्चा कीजिए।
250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आगे आते हैं अगले एडिटोरियल पर। तो दोस्तों अगला एडिटोरियल बात करता है काम असेसमेंट के बारे में। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल के दिन, कल नहीं शायद परसों, हमारी केंद्र सरकार से बोला कि भाई यहाँ पर जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है ज़रा इसके ऊपर गौर फरमाइए। ये आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र सरकार से बोला कि जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होता है, इसका जो मीनिंग है इसका डिक्शनरी वाला मीनिंग का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि दोस्तों कई सारे पिटीशंस कोर्ट के पास में भी जा चुके हैं जहाँ पर बोला जा रहा है कि जंगलों को लेकर जो एक्ट है इस समय पर 2023 का जो यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाई है सरकार, जो नया वाला कानून है, इस कानून के अंदर जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव से जंगल को बचाने की बजाय इस जंगल में और डेवलपमेंट्स होंगे जिसकी वजह से जंगल खत्म होंगे। इसको लेकर पिटीशंस गए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता भी है कि भैया फॉरेस्ट का जो मीनिंग है आप डिक्शनरी वाला प्लीज इसके ऊपर एक बार ध्यान दीजिए। क्या है मैटर, क्या है पुराना वाला कानून जिसके अंदर केंद्र सरकार ने बदलाव किया जिसकी वजह से पूरा बवाल मच रहा है, क्या है एक पर्टिकुलर केस, समझेंगे बहुत डिटेल से, एक एक करके हर एक एस्पेक्ट को बस खाली ध्यान से स्क्रीन पर देखते हुए चलो, समझते हुए चलो। तो दोस्तों न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से बोलती है कि भाई जो 1996 वाला कानून था जंगलों को बचाने के लिए, उस कानून के अंदर जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी आप उन्हीं फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लागू कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपने जंगलों को बचाना है, कोई अपनी तरफ से नई डेफिनेशन डालने की जरूरत नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। क्यों? क्योंकि सरकार ने 2023 में एक नया कानून पास किया फॉरेस्ट को बचाने के लिए जहां पर कई सारी छूटें दी गई हैं। समझ गए? अब बात यह है कि चलो तुम ही बता दो भाई डेफिनेशन क्या है, आखिरकार जंगल क्या हो सकता है इंडिया में, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज भी ना इंडिया में फॉरेस्ट की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। इवन सितंबर 2019 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने यह ऑब्जर्व किया कि हमें देखो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं है। भाई हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हर जगह पर फॉरेस्ट है, हर जगह पर जंगल है, हर अलग अलग प्रकार हैं, तो उस कंडीशन के हिसाब से ही फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन किया जाएगा। एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन की जरूरत हमें नहीं है। तो इस वजह से जंगल की एक क्लियर डेफिनेशन आज भी हमारे पास में नहीं है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों को दे दी गई, भाई आपके पास वो जो जंगल है उसके हिसाब से आप अपनी डेफिनेशन को डिटरमाइन कर लो। अब क्या होता है, एक केस आता है दोस्तों जिस केस का नाम है गोदवर्मन थिरुमलपड़, ठीक है, ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके बीच में केस होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ये केस 1995 का है। इस केस में यहाँ पर जो TN गोदवर्मन है, इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ताकि जो नीलगिरिस जंगल है इनको बचाया जा सके पेड़ों की कटाई से। उससे पर पेड़ों की कटाई चल रही थी जिस वजह से यहाँ पर इन्होंने पिटीशन फाइल किया। इस जजमेंट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड जो है फॉरेस्ट, इसकी यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन दी और बोला कि भैया जो डिक्शनरी में मीनिंग है उसके हिसाब से हमें चलना होगा। फॉरेस्ट के अंदर में हर एक चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, ठीक है। वही फॉरेस्ट की डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट वापस से दोहरा रहे हैं कि भाई वही फॉरेस्ट की डेफिनेशन आपने यूज़ करनी है जो पुरानी वाली है, आपको कोई नई चीज़ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराना वाला कानून देखोगे तो हमारा वो 1980 का है। जंगलों को बचाने के लिए जो एक्ट लाया गया था दोस्तों, वो पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, ताकि इंडिया के फॉरेस्ट को बचाया जा सके। और यहाँ पर मेन पावर हमारी केंद्र सरकार के पास में थी कि भाई कौन से एरिया को जंगल से बाहर रखना है और कौन से एरिया को जंगल में रखना है, ठीक है, कि भाई जंगल में ये चीज़ आएगी और ये चीज़ नहीं आएगी, जंगल की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। अब क्या हुआ, इसी वाले पुराने वाले कानून में बदलाव कर दिया गया, अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद पिछले साल की बात है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का ये नया कानून को प्रस्तुत किया गया। और इस नए कानून में इंडिया का कमिटमेंट यह है कि हम जंगलों को बचाएंगे, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, ये सारी बातें इस एक्ट में मेंशन की गई। लेकिन ये जो एक्ट है
ये कौन सी ज़मीन पर अप्लाई होगा? सरकार ने खुद इसमें बोल रखा है ये एक्ट केवल उन ज़मीनों पर अप्लाई होगा जो कि 1980 के बाद या 1980 के समय पर, 1980 वाला साल हो गया या उसके बाद वाले जितने भी लैंड हैं, जो भी फॉरेस्ट है, उसी फॉरेस्ट के ऊपर दोस्तों ये कानून अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा 1980 का जो कानून था ना, वो उस समय पर जो भी जंगल थे और उसके बाद वाला जो पूरा हमारा लैंड एरिया है उसी पर यहाँ पर ये अप्लाई होगा हमारा ये लॉ। अब क्या होता है, सरकार जो ये नया कानून लेकर आई है इसमें कुछ छूट दी गई। जैसे इन्होंने बोला कि हमारे देश की इंपॉर्टेंस के लिए या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी लगाने, कई बार डेवलपमेंट करना होता है, प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सेप्शन में 100 किलोमीटर जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है ना, जैसे हमारा बाउंड्री कई सारे देशों के साथ में लगती है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री के पास में जो जंगल है स्पेशली वहाँ पर 100 किलोमीटर का एरिया हम छोड़ देंगे। वो उसमें यहाँ पर ये जंगल वाला लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि उसको हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आगे, तो ये जंगल के एरिया में नहीं आएगा। ठीक है, डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए 5 से 10 हेक्टेयर की ज़मीन छोड़ दी जाएगी, है ना। इस बिल के अंदर में जो जूज हैं, जो हमारी चिड़ियाघर हैं, उसको चलाने के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है। इको टूरिज्म फैसिलिटी, सफारी को चलाने के लिए अलाउ किया गया है, सब कुछ किया गया है। लेकिन कुछ छूटें भी यहाँ पर दी गई हैं कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह हम कर सकते हैं, स्पेशली बॉर्डर वाले रीजन्स में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी जो हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले हमारी केंद्र सरकार से एक अप्रूवल लेना होगा। अगर वो किसी भी फॉरेस्ट की ज़मीन को एक प्राइवेट कंपनी को थमाते हैं तो ये अप्रूवल भी इस बिल के अंदर में मेंशन कर दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन किया था, भैया यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी छूटें दी गई हैं, इस बेसिस पर यहाँ पे आपने कुछ काम करना होगा। और उसी को लेकर आप कह सकते हो हमारी केंद्र सरकार का ये स्टेटमेंट आया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यहाँ पर आप फॉरेस्ट को लेकर क्या कर रहे हो, तो केंद्र सरकार का स्टेटमेंट है कि देखिए सरकार आपके सारे क्लेम को रिजेक्ट कर रही है, हमने जंगलों के कोई भी कवरेज को कम नहीं किया, जंगल उतने के उतने ही हैं, सबको प्रोटेक्शन देने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सरकार ने सारे क्लेम को रिजेक्ट करते हुए यहाँ पर मेंशन किया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और डायरेक्शन दिए हैं हमारे स्टेट्स को, और बाकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि भाई सरकार ने जो नया लॉ लाया है ना, उसमें जू बनाने की पावर दे रखी है सबको, सफारी वगैरह बना सकते हो आप, यानी कि आप जा सकते हो, जानवरों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देख सकते हो, घूम सकते हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कोई भी सरकारी अथॉरिटी या कोई दूसरी अथॉरिटी इस तरीके से जंगल के अंदर चिड़ियाघर या सफारी नहीं बना सकती, उसको सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही काम होगा। तो ये कुछ नए जजमेंट्स दोस्तों अभी ऐड हो चुके हैं, समझ गए। बस खाली ये हमारा जो पूरा मामला है वो आज के समय पर न्यूज़ में चल रहा है। क्लियर, क्या है मैटर आपको समझ में आ गया। बाकी पुराना एक्ट क्या है, नया एक्ट क्या है, वो दोनों मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। चलिए आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पर और लास्ट एडिटोरियल पर। तो ये भी आज के न्यूज़पेपर में हमारा यहाँ पे बात हो रही है ऑन शेपिंग अ नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो सरकार अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम के ऊपर फोकस कर रही है, जहाँ पर जो लड़कियाँ हैं स्पेशली 9 से 14 साल की, इन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक वैक्सीन दी जाएगी जिससे जो कैंसर है वो नहीं फैलेगा, क्योंकि ये कैंसर अभी भी एक बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय हमारे लिए बन चुका है। तो मैटर क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। हुआ क्या, तो भारत सरकार आज के समय पर फोकस कर रही है 3 फेज के अंदर में वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे वो स्पेशली 9 से 14 साल की बच्चियों को। और वो जो वैक्सीन दी जाएगी वो कौन से वायरस को मारेगी, वो है HPV वायरस, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दोस्तों यही वो वायरस है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर लड़कियों में होता है। ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये क्या करेगा, इस वायरस को रोकेगा। अब इस वायरस को वहीं पर थाम देगा, रोक देगा, जिससे जो ये कैंसर के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और इसको लेकर वैक्सीन अभी बनी भी है, आपको पता है। इंडिया के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने 2023 में हमारे देश की खुद की बनाई हुई जो HPV वैक्सीन है वो लॉन्च की है, जिसको नाम रखा गया है सर्वावैक। ठीक है, अब सवाल यहीं पर ये आता है, सर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो महिला के सर्विक्स वाले पोर्शन में डेवलप होता है। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे एक वेजाइनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सर्विक्स है। इस सर्विक्स में दोस्तों अनवांटेड सेल्स ग्रो होने लगते हैं एबनॉर्मल तरीके से, और एबनॉर्मल तरीके से जब सेल्स ग्रोथ होंगे तो वो सर्वाइकल कैंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सर्विक्स में यहाँ पर इस तरीके का जो कैंसर है वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पूरे दुनिया में देखोगे ना, तो चौथा कॉमन प्रकार का यहाँ पर ये कैंसर है जो कि महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, और इंडिया में अगर आप देखोगे तो सेकंड कॉमन एक कैंसर है जो महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं दुनिया भर में जितने कैंसर के केसेस हैं उसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। भारत में कई सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं।
ठीक है, इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से दुनिया में जो मृत्यु हो रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से, हर 4 में से एक मृत्यु यहाँ पर इंडिया में हो रही है। ठीक है, मतलब हर 4 में से यहाँ पर अगर आप देख पाओगे सर्वाइकल कैंसर का सिचुएशन इतना भयंकर हो चुका है। जितने भी सर्वाइकल कैंसर है दोस्तों जो कि यहाँ पे हो रहे हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहे हैं, और ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन में जा सकता है। ठीक है, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर पता लग जाए हम स्टार्टिंग में तो हम तुरंत ही यहाँ पर इसको ठीक भी कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे तो सर्वाइकल कैंसर का बर्डन बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में हर साल लगभग 75,000 मौतें होती हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से, और 1,25,000 के आसपास हमें ये केसेस नज़र आते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर अलग अलग प्रकार के वायरस के स्ट्रेन की वजह से होता है। जैसे इन्फेक्शन की बात करते हैं तो जो HPV स्ट्रेन है दोस्तों, है ना, वही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। इसमें से जो 14 HPV टाइप्स हैं, यानी कि इसके 14 यहाँ पर आपको HPV टाइप्स अब देखने को मिल जाते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें से HPV 16 और 18 वाला जो है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो इंडिया में नज़र आते हैं या दुनिया में नज़र आते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर का मैटर समझ में आ गया, क्या कर रही है गवर्नमेंट वो आपको समझ में आ गया। तो एग्जामिनेशन के लिए बस इतना ही पढ़ना है, बस यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, बट फटाफट आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन नहीं, अभी यहाँ पर आपका प्रैक्टिस टेस्ट रह गया यार। चलो फटाफट प्रैक्टिस टेस्ट पर कूदते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना, ठीक है, वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बात करता है, क्वासर के बारे में। क्वासर को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्वासर क्या है? एक एक्सट्रीमली एक्टिव और ल्यूमिनस टाइप है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि सारे क्वासर्स AGN होते हैं, यानी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन सारे AGN क्वासर्स नहीं होते। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला प्रश्न एनोक्सिक मैरिन बेसिन्स के बारे में है। तो इस बेसिन को लेकर 2 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो बेसिन है दोस्तों ये हमारे समुद्र के अंदर, स्पेशली गड्ढे में एक समुद्र के अंदर एक कप जैसा एक फॉर्मेशन बनता है, जिस बेसिन को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एनोक्सिक मेरीन बेसिन। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ये दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मोरोधारो के बारे में। तो मोरोधारो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो कि हड़प्पन एरा से बिलोंग करता है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर A पंजाब, B हरियाणा, C महाराष्ट्र, या फिर D गुजरात। अगला प्रश्न बात करता है इंडस एक्स इनिशिएटिव के बारे में। तो इंडस एक्स इनिशिएटिव जो है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। इसका जो फोकस है बेसिकली वो किस चीज़ को लेकर है, ये किस चीज़ को लेकर काम करेगा। ऑप्शन नंबर A एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के ऊपर काम करेगा, या एंटी पायरेसी मेजर्स, या फिर हाईटेक कॉपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर, या रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन के तौर पर काम करेगा। तो बताओ इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न बात करता है मिशन एस्पाइट्स के बारे में। तो मिशन एस्पाइट्स को लेकर अगेन 2 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, मिशन एस्पाइट एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेड नेवल मिशन है, यानी कि अमेरिका का एक मिशन है। सेकेंड स्टेटमेंट बात करता है ये जो मिशन है दोस्तों ये क्या करेगा, ये हमारे जहाज़ों को भेजेगा रेड सी के अंदर में, ताकि अपने जहाज़ों की सुरक्षा की जा सके। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों के दोनों गलत हैं। now अगला प्रश्न बात करता है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। तो भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना हमारे भारत के ग्राम पंचायत को। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जिसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों के दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है। वैतरना रिवर कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर A त्र्यंबकेश्वर हिल, B नीलगिरी हिल, C चामुंडी हिल, या फिर D अनेमुडी हिल। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न बात करता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस को लेकर। बताओ ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। सेकंड, इस बॉडी को हेड किया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। थर्ड, इस बॉडी का मेन मकसद है जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है इसको बनाना सभी राज्यों के अंदर, ताकि ट्रांसजेंडर पर्सन का एक कल्याण किया जा सके। तो बताओ तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर A ओनली 1, B केवल 2, C तीनों सही हैं, या D सारे गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है रबर बोर्ड के बारे में। तो रबर बोर्ड को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, रबर बोर्ड का मेन काम है जो रबर प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको लाइसेंस देने का काम करना। दूसरा, रबर बोर्ड एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में रखा हुआ है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों चलो यहीं से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फटाफट इनके आंसर्स को देखते हैं ताकि आप चेक कर सको, रीमैच कर सको कितने क्वेश्चन सही किए आपने और कितने गलत किए हैं। चलिए, तो सबसे पहले आखिरी वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ पर बात की थी रबर बोर्ड के बारे में, बताओ दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। पहला, जो रबर बोर्ड है क्या ये रबर प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर को लाइसेंस देने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा है। दूसरा, ये एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी एक गलत आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। जैसे कि ये पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा वाला हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। फिर पूछा गया वैतरना नदी जो कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है कौन सी पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। तो त्र्यंबकेश्वर हिल से दोस्तों यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, बताओ 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दोनों सही हैं तो यहाँ पे कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमने अभी कवर किया हुआ है। मिशन एस्पाइट्स के बारे में पूछा गया है, बताओ 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका का मिशन नहीं है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का मिशन है, ठीक है। और बाकी दूसरा सही है, हाँ, रेड सी के अंदर जहाज की प्रोटेक्शन के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इंडस एक्स जो इनिशिएटिव है वो हाल ही में न्यूज़ में है, इसका मेन फोकस कहाँ पर है। इंडिया और अमेरिका के हाई डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर में इसका मेन फोकस है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मोरोधारो जो बेसिकली हड़प्पन एरा का एक नया साइट डिस्कवर किया गया है, नया सेटलमेंट डिस्कवर किया है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में लोकेटेड है। फिर पूछा गया एनोक्सिक मेरीन बेसिन्स को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ओशन फ्लोर में दोस्तों इस प्रकार से गड्ढे में ये पर्टिकुलर बेसिन्स पाए जाते हैं। बट सेकंड वाला गलत है, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये दुनिया के प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। नहीं, यहाँ पर ज़्यादा जानवर वगैरह नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं है और जो है पर्टिकुलर सॉल्ट वगैरह वो भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्वासर के बारे में पूछा गया, यहाँ पे आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी हमने काफ़ी डिटेल से इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बट अब आता है प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि भाई इंडियन बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में जो कुछ नाम दिए गए थे, सेलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबैट, ग्रे चिंड, मिनिवेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, ये सारी चीज़ें दोस्तों बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।